हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अनुपात और समानुपात। ये 9th स्टैंडर्ड का 4th चैप्टर है। ओके, तो डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 से। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। 4.1 में कुछ सिंपल सम्स हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे कठिन सवाल करेंगे। ठीक है, 4.1 में बहुत ही सरल सवाल है। ये एक तरह से आपका पुनरावर्तन है। ओके, जैसे ये पहला सवाल जो दिया है, दो संख्याएं दी गई हैं 72 और 60। इन दो संख्याओं के अनुपात को अति संक्षिप्त रूप में लिखना है। हमको इसको संक्षिप्त रूप में लिखना है। ठीक है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात को अति संक्षिप्त रूप में लिखना है। इसमें पहली संख्या 72 है और दूसरी संख्या 60 है। इन दोनों का जो अनुपात होगा उसको अति संक्षिप्त रूप में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे? यहाँ पे डायरेक्ट अनुपात करके लिख सकते हो। अनुपात बराबर पहली संख्या का दूसरी संख्या से, तो पहली संख्या ऊपर दूसरी संख्या नीचे। 12 25 60, 12 छक 72। ये 12 से कट गया। अगर आपको डायरेक्ट काटने आता है तो आप डायरेक्ट काट सकते हो, नहीं तो गुणनखंड करके भी काट सकते हो। ये हो गया अनुपात। ये क्या हो गया? अनुपात। कितना आया? 72 और 60 का अनुपात कितना आया? 6/5। तो इसके अनुपात को हमने अति संक्षिप्त रूप में लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार से आप किसी भी अगर दो संख्या तुम्हारे सामने दी गई है तो उसको आप उसके अनुपात को अति संक्षिप्त रूप में लिख सकते हो। दूसरे प्रकार का देखते हैं। अगर दो राशियां दी गई हों तो उनके अनुपात को अति संक्षिप्त रूप में लिखना। ठीक है, मान लो दो राशियां आपको दी गई हैं, 700 रुपये और 308 रुपये। ठीक है, अब ये क्या है? दोनों अंक है क्या? दोनों अंक नहीं है। अंक के साथ में यहाँ पे एक इकाई भी आ गई है, रुपए। बराबर, तो इसे हम कहते हैं राशि। इसे हम क्या कहते हैं? राशि। 700 रुपये पहली राशि है, 700 रुपये, और दूसरी राशि है 308 रुपये। बराबर, परंतु आप देख रहे हो कि दोनों राशियों की जो इकाइयाँ हैं वो समान है। ठीक है, यहाँ भी रुपये है और यहाँ भी रुपये है। तो जब इकाई समान हो तो हम डायरेक्ट अंक को ही ध्यान देते हैं, तो हम डायरेक्ट अंक पर ही ध्यान देते हैं और उसे हम अति संक्षिप्त रूप में आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अनुपात बराबर पहली राशि का दूसरी राशि से, तो पहली राशि ऊपर 700 रुपये बटे नीचे क्या आएगा? 308 रुपये। बराबर, तो ये राशि सेम है, ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर देखो अंक को, इसको काटने की कोशिश करो तो ये किससे कटेगा? 7 से कटेगा। 7 चौक 28, 2 बचेगा, यहाँ पे 28 होगा। 7 चौक 28, 7 एक कम 7। अब 100/44 आ गया। 100/44। तो 100/44 कैसे कटेगा? 4 से जब चला जाएगा, 4 11 जा एंड 4 25 जा, तो 25/11। तो ये हो गया संक्षिप्त रूप। पहले इतनी बड़ी संख्या थी, उसको हमने छोटा कर दिया, काट के छोटा कर दिया। बराबर, तो ये आ गया हमारा अनुपात। पहली राशि का दूसरी राशि के साथ अनुपात कितना आया? 25/11। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, 25/11। ठीक है, अब यहाँ पर जो सवाल दिया है वो क्या है? देखो, 14 रुपये और 12 रुपये 40 पैसे।
ये एक राशि है 14 रुपये और ये दूसरी राशि है 12 रुपये 40 पैसे। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ की जो इकाई है वो रुपया है और यहाँ की क्या इकाई है, रुपये और पैसे। तो यहाँ पे इकाई चेंज हो गई। तो जब इकाई चेंज हो जाती है तो अनुपात ज्ञात करने से पहले दोनों राशियों को समान इकाई में लेकर आते हैं। इकाइयाँ समान होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रुपया है, इसको हम पैसे में चेंज कर सकते हैं। तो 14 रुपये, तो 14 रुपये मतलब कितने पैसे हो जाएंगे, 14 गुणे 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1400 पैसे। रुपए से हमने पैसे में चेंज किया। 14 रुपये है तो 1 रुपया में 100 पैसे, तो 14 गुणे 100, 14 रुपये में 14 गुणे 100 यानी 1400 पैसे। दूसरी राशि कौन सी है उसको भी चेंज करेंगे। 12 रुपये 40 पैसे, ओके। तो 12 रुपये है, इसको पैसे में चेंज करो, 12 गुणे 100, ये हो गया पैसा। और कितना है, 40 पैसे और है, तो इसमें 40 पैसे जोड़ देंगे प्लस 40, टोटल हो जाएगा पैसे, ठीक है। तो 1200 ये हो गया और 40 यानी कि 1240 पैसे, बराबर। तो जो रुपया में था उसको हमने पैसे में चेंज कर दिया। अब आप देख सकते हो कि दोनों की इकाई समान हो गई, ठीक है। अब हम अनुपात ज्ञात करेंगे। तो अनुपात बराबर 1400 पैसे जो हमने चेंज किया है वो लेना है, बटे 1240 पैसे। तो पैसे पैसे कट जाएगा, वो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये किससे कटेगा, 4 से कट सकता है, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, यहाँ पे 4 तियाँ 12 और 4 पच्चे 20। ये कितना आ गया फिर 35/31, यानी अनुपात के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 35:31, 35:31। इस प्रकार से हम इसका अनुपात ज्ञात करेंगे। तो जब राशियाँ अलग अलग होती हैं तो उसको हम लोग समान करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर उसका अनुपात ज्ञात करते हैं। अब तीसरे प्रकार का सवाल देखो। तीसरे प्रकार में प्रतिशत दिया गया है, उसको हमें अति संक्षिप्त रूप में लिखना है। प्रतिशत आपके सामने दिया है और उसको संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना है। जैसे ये सवाल दिया है 75/100, अनुपात के रूप में दिया है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 75/100, 75/100, ठीक है। अगर अपॉन में 100 है तो हम उसको प्रतिशत कहते हैं। ये कितना प्रतिशत है, 75% है, बराबर, 75% है, ओके। इसको हम काट के संक्षिप्त रूप में कर सकते हैं। डायरेक्ट आप देख सकते हो 25 से जा सकता है, 25 4 ज़ा 100, 25 3 ज़ा, तो 3/4 आ गया, 3/4। इसका मतलब ये जो अनुपात है 75:100 इज इक्वल टू 3:4, बराबर। ये अनुपात हो गया हमारा संक्षिप्त रूप में, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरा भी ज्ञात कर सकते हो। जैसे एक दिया है 6.25%, ओके। 6.25% दिया है। अब यहाँ पे ये प्रतिशत के रूप में दिया है, प्रतिशत का चिन्ह है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं 6.25/100, करेक्ट। प्रतिशत मतलब बटे में 100, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो दशमलव है इसको राइट साइड से 2 अंक के बाद है, उसको रिमूव करो, दशमलव को हटाएंगे हम। तो जब दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 2 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊपर राइट साइड से 2 अंक के बाद दशमलव है, इसीलिए नीचे 2 0 बढ़ जाएगा और ऊपर से दशमलव हट जाएगा। अब ये हो गया 10,000। अब ये कट सकता है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 625, इसको मैं 2 भाग करके लिख सकता हूँ थोड़ा आसान करने के लिए। 25
इंटू 25 अपॉन 100 इंटू 100। 25 वन ज़ा 25 फोर ज़ा 25 वन ज़ा 25 फोर ज़ा, ठीक है। 1/16, एक एक कम एक और 4 चौक 16, तो ये अनुपात क्या आ गया? 1/16, ठीक है। तो जो 6.25% था उसको हमने संक्षिप्त रूप में कैसे कर दिया? 1/16, ठीक है। आसान है एकदम से, केवल काट के उसको संक्षिप्त रूप में करना है। ऐसे ही अगर आपको अनुपात दिया है तो उसको आप प्रतिशत में भी रूपांतरित कर सकते हो। 15/25 ये अनुपात दिया है और प्रश्न ये है कि इसको प्रतिशत में रूपांतरित कीजिए, ठीक है। तो ये जो अनुपात है 15/25, तो ये जो अनुपात है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। 15/25 है तो इसको ऐसा लिखेंगे 15/25। अब इसको प्रतिशत में रूपांतरित करना है। प्रतिशत में रूपांतरित करना है तो इसका मतलब बटे में 100 आना चाहिए, लेकिन है कितना यहाँ पे? 25। यहाँ पे 100 कैसे लेकर आएंगे? इसमें 15/25, 25 में अगर हम 4 से गुणा करें तो बटे में 100 हो जाएगा। अगर हम हर में गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी करना पड़ेगा, यानी अंश और हर में हमने 4 से गुणा किया तो क्या हुआ? 15 चौक 60, 25 चौक 100, आ गया बटे में 100। तो 60/100 का मतलब होता है 60%, ठीक है। तो जो अनुपात दिया था उसको हमने प्रतिशत में बदल दिया, बराबर। तो इस तरह से अनुपात को प्रतिशत में बदलते हैं। सिर्फ क्या हमें देखना पड़ता है कि बटे में जो है 100 आना चाहिए, ओके। एक और सवाल देखो, जैसे ये दिया है 7/16, 7/16। अब यहाँ पे 7/16 है, अब यहाँ पे 100 कैसे आएगा? 16 के पहाड़े में 16 में किसी से भी अगर हम गुणा करेंगे डायरेक्ट तो 100 डायरेक्ट आने वाला नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 7/16 गुणे 100, ये दूसरा तरीका है। ये दूसरा तरीका है प्रतिशत में बदलने का। जो भी अनुपात आपके सामने दिया है उसमें 100 से गुणा कर दो। इसके पहले जो सवाल हमने किया, ये जो सवाल हमने किया 15/25, 15/25, अगर हम डायरेक्ट इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो भी आंसर वही आएगा। 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो 15 चौक कितना होता है? 60, बराबर। तो आया 60%, ठीक है। तो अनुपात से प्रतिशत में बदलने के लिए आप डायरेक्ट 100 से गुणा भी कर सकते हो, बराबर। तो वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। 7/16 है, उसमें डायरेक्ट किससे गुणा किया? 100 से, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? प्रतिशत में, ठीक है। अब इसको सरल करके काट के जो आएगा वो प्रतिशत होगा। तो यहाँ पे इसको काटेंगे हम लोग। 4 4 ज़ा 16, 4 25 ज़ा, ठीक है। 25 का गुणा 7 में करेंगे तो 175/4, इसको काट दो और 4 चौक 16, एक बचेगा 15 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, फिर दशमलव आ जाएगा, 3 4 सत्ते 28 और 4 पच्चे 20, 43.75%, ठीक है। 7/16 था, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया, इसको हमने 4 से काटा, 4 4 ज़ा 16, 4 25 ज़ा 100, 25 का गुणा 7 में करेंगे तो 175 और बटे में कितना है? 4। 175 में 4 से भाग देंगे तो आएगा 43.75%। तो अनुपात था उसको हमने प्रतिशत में बदल दिया, ठीक है। इस प्रकार से अनुपात को हम प्रतिशत में भी बदल सकते हैं। अब जो है इस सवाल पर ध्यान दो। ये सवाल है
एक छोटा मकान 3 व्यक्ति 8 दिन में बना सकते हैं, तो वही मकान 6 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये सवाल आपके सामने दिया हुआ है, इसे हमें हल करना है। तो एक छोटा मकान 3 व्यक्ति 8 दिन में, तो यहाँ पर इस प्रकार का ये जो सवाल है, इसमें समय दिया है, कितने आदमी हैं, कितना समय लगेगा, कितने आदमी कितने दिन में कितने समय में क्या कितना काम कर सकते हैं, इस प्रकार का सवाल है। इसको आप कह सकते हो वर्क और टाइम का सवाल है, वर्क एंड टाइम का, कार्य और समय। ठीक है, तो जब कार्य और समय का सवाल सामने आता है तो उसको इस प्रकार किया जाता है। ठीक है, वैसे ये सरल सवाल है, इसको हम बहुत आसानी से करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा मकान 3 व्यक्ति 8 दिन में बना सकते हैं, तो इसको हम 2 भाग करेंगे। यहाँ पे व्यक्ति लेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिन, यानी समय। ठीक है, तो काम क्या है, मकान बनाना है। काम क्या करना है, मकान, काम वही है। ठीक है, एक मकान बनाना है, उस मकान को 3 व्यक्ति 8 दिन में बना सकते हैं। 3 व्यक्ति 8 दिन में बना सकते हैं। ठीक है, वही मकान 6 दिन में बनाने के लिए, वही मकान 6 दिन में, तो दिन कितना है, 6, कितने व्यक्ति लगेंगे ये हमें ज्ञात करना है। बराबर, सवाल समझ में आ गया। व्यक्ति है और दिन है, 3 व्यक्ति को 8 दिन लगता है एक मकान बनाने में। बराबर, तो 6 दिन में कितने व्यक्ति उस मकान को बना पाएंगे। राइट, तो माना कितने व्यक्ति बना पाएंगे, x। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, माना x व्यक्ति 6 दिन में मकान बनाएंगे। ओके, अब व्यक्ति और दिन, अगर हमारे पास समझो ज़्यादा व्यक्ति है तो समय ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि ज़्यादा आदमी मिलके फटाफट काम करेंगे ना, तो जब फटाफट काम करेंगे तो समय कम लगेगा। राइट, तो ज़्यादा आदमी समय कम, कम आदमी समय ज़्यादा, मतलब दोनों में उल्टा रिलेशन है, विपरीत। ठीक है, एक अगर ज़्यादा हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं प्रतिलोमानुपात। बराबर, उल्टा अनुपात। ठीक है, उसको इस प्रकार लिखते हैं, तो इसको हम अनुपात के रूप में लिखेंगे। व्यक्ति है 3/x, 3/x, तो ये जो व्यक्ति का अनुपात होगा, ये अनुपात हमने 3/x लिखा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 6/8, क्योंकि दोनों में प्रतिलोम अनुपात है। इसको हमने इस प्रकार से लिखा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 3/x बराबर होगा 6/8, क्योंकि व्यक्ति जब ज़्यादा लगेंगे तो दिन कम लगेगा। बराबर, व्यक्ति अगर कम लगेंगे तो दिन ज़्यादा लगेगा। बराबर, तो उल्टा रिलेशन है, तो एक को हम ऐसे लिखेंगे और दूसरे को ऐसे, 3/x, और इसको क्या लिखेंगे, 6/8। समझ में आया। इसको हम तिरे गुणा कर देंगे, x × 6 बराबर 3 × 8, तो x बराबर हो जाएगा 3 × 8 बटे 6, तो काट दो इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8, x बराबर 4। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। तो कितने व्यक्ति लगेंगे, 4। लास्ट में आप लिख सकते हो कि वही मकान बनाने के लिए 4 व्यक्तियों को 6 दिन लगेंगे। ठीक है, इस प्रकार का जो सवाल होता है, बहुत ही दूसरा तरीका भी है करने का, शॉर्टकट तरीका भी है, परंतु ये एक सरल सवाल है, इसलिए हम इसको ऐसे ही करेंगे। अब इस सवाल पर ध्यान दीजिए। ये जो सवाल है
वो ये है कि आभा और माता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। ठीक है, आभा है और उसकी माता है, उनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो है 2:5। ठीक है, आभा के जन्म के समय उसकी माता की आयु 27 वर्ष थी। आभा के जन्म के समय मतलब जब आभा का जन्म हुआ तो उसके माता की जो आयु थी वो 27 वर्ष थी। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी माता जो है आभा से 27 वर्ष बड़ी है, बराबर। इसका मतलब यही हुआ। तो आभा और उसकी माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 2:5, लेकिन आयु क्या है वो नहीं दिया है, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात है 2:5, बराबर। उसकी सहायता से हमें ये ज्ञात करना है कि उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, बराबर। तो यहाँ पे दो व्यक्ति है, एक आभा और उसकी माता, बराबर, और अनुपात है 2:5। तो जब अनुपात दिया है तो उसमें हम एक सामान्य गुणज मानते हैं। ठीक है, तो माना इस सवाल को हम लोग ऐसे करेंगे, माना सामान्य गुणज बराबर x है। ठीक है, अब ये जो वाक्य है ये क्या है, माना सामान्य गुणज बराबर x है। ऐसा मैंने क्यों लिया, राइट। ये जो सामान्य गुणज, इस शब्द का मतलब क्या होता है, सामान्य गुणज। तो आइए समझते हैं सामान्य गुणज क्या होता है। जैसे ये मैंने लिखा 6/4, ये एक अनुपात है 6/4। ठीक है, इसको अगर हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, ये 2 × 3, और यहाँ पे क्या होगा 2 × 2, बराबर। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। इसका 2 जो है इसका एक गुणनखंड है और वही 2 इसका भी गुणनखंड है। तो इसे हम कहते हैं सामान्य गुणज। इसे हम क्या कहते हैं, सामान्य गुणज, बराबर। ठीक है, ये अगर हम काट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3/2। कौन सा अनुपात मिलेगा हमें, 3/2, बराबर। अब मान लो कि ये जो अनुपात है ये हमें मालूम है, तो ये संख्या कैसे मिलेगी, जब हम इसमें सामान्य गुणज को मल्टीप्लाई करेंगे तब, बराबर। तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या है, हमारे पास अनुपात है। क्या अनुपात है, 2:5। कौन सा अनुपात है हमारे पास यहाँ पे, 2:5। इसी से तो हमको वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब ये जो अनुपात है इसका सामान्य गुणज क्या है वो हमें नहीं मालूम, बराबर। इसीलिए हम मानते हैं कि माना सामान्य गुणज बराबर x। जब ये इस सामान्य गुणज का गुणा इसमें हम करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त होती है। इसके बाद हम ऐसा लिख सकते हैं कि आभा की वर्तमान आयु बराबर 2x। ठीक है, क्योंकि अनुपात क्या है, 2:5। तो आभा की वर्तमान आयु 2x और उसके माता की वर्तमान आयु बराबर 5x। ठीक है, तो जो हमने सामान्य गुणज माना था उसको हमने 2 में गुणा कर दिया और 5 में भी गुणा कर दिया, जो हमें अनुपात दिया था उसमें, तो हमें संख्या प्राप्त हो गई, उनकी आयु प्राप्त हो गई। 2x आभा की आयु और 5x माता की आयु। अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में ये दिया है कि जब आभा पैदा हुई, जब आभा के जन्म के समय माता की आयु कितनी थी, 27 वर्ष। 27 वर्ष बड़ी थी, दोनों के आयु का जो डिफरेंस है, दोनों के आयु के बीच का जो अंतर है वो 27 वर्ष है, बराबर। यानी कि माता की आयु कितनी है, 5x, आभा की आयु कितनी है, 2x। दोनों के आयु के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 27, बराबर। ये हमारा समीकरण बन गया।
इसकी सहायता से हम x का मान याद करेंगे। 5x में से 2x गया तो 3x, तो x बराबर 27/3, तो x बराबर क्या आ गया 9। यानी जो हमने सामान्य गुणज माना था उसका मान कितना आया 9। इसलिए आभा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, इसलिए आभा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 2 गुणे x, यानी 2 गुणे 9 यानी 18 वर्ष। और माता की आयु कितनी हो जाएगी 5x, यानी 5 गुणे 9 यानी कि 45 वर्ष। मालूम पड़ गया। तो आभा की वर्तमान आयु कितनी 18 वर्ष और माता की वर्तमान आयु कितनी 45 वर्ष। समझ में आया। तो इस प्रकार से आयु का सवाल हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।